चलिए वॉइस चेक। ठीक है। तो भाई नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर एक बार बहुत स्वागत है जेनिथ के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट के विषय में। मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन। और मैनेजमेंट में हमने मैनेजमेंट या प्रबंधन की परिभाषाएं समझ ली थी, इसके सिद्धांतों को समझ लिया था और सिद्धांतों की विशेषताओं को भी देख लिया था। मैंने आपसे कहा था कि अब हम वन बाय वन जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं प्रबंधन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, हम उनको पढ़ेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे हेनरी फयोल। जब भी मैनेजमेंट की बात आती है, जब भी प्रबंधन की बात आती है, हेनरी फयोल, F.W. टेलर, मैरी पार्कर फेलेट और जिन्होंने मानव संबंध का सिद्धांत दिया था, एल्टन मेयो, जॉर्ज आर टेरी, ये कुछ नाम ऐसे हो जाते हैं जिनको पढ़ना और समझना मैक्स वेबर बहुत जरूरी होता है। तो भाई आज हम उन्हीं पॉइंट्स को शुरू करेंगे और आज सबसे पहले बात करेंगे किस पे? एक बहुत ही चर्चित हस्ती हैं, नाम है हेनरी फयोल। क्या नाम है दोस्तों? हेनरी फयोल। अच्छा, हेनरी फयोल ने जो सिद्धांत दिए थे, 14 सिद्धांत, आपको ध्यान होगा बेटा। वेरी गुड आफ्टरनून। हेनरी फयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए थे। ये मैं इतना मानकर चलता हूं कि आप सभी को पता होगा। लेकिन वो 14 सिद्धांत क्या थे? क्या हेनरी फयोल केवल और केवल इन 14 सिद्धांतों में सिमटे हुए हैं? क्या परीक्षा में केवल इन 14 सिद्धांतों से प्रश्न आते हैं क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जाम अभी जो थोड़े दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें हेनरी फयोल से संबंधित एक प्रश्न था जिसमें यह पूछा गया था कि वे कहां के थे। आंसर था फ्रांस। आपने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन। तो बेटा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको हेनरी फयोल में से देखने को मिल सकते हैं। तो केवल 14 सिद्धांतों को रट लेने से हमारा काम नहीं चलेगा। हेनरी फयोल को पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। तो चलिए भाई हेडिंग डालिए, फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी फ्योल के प्रबंधन के सिद्धांत या फ्योल का प्रशासनिक प्रबंधन। देखो, सबसे पहली प्रॉब्लम तो बच्चों को यहीं से आ जाती है। सर, हेनरी फयोल ने जो सिद्धांत दिया, हम उसे प्रशासनिक प्रबंधन क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है? तो देखो बेटा, एक एक पॉइंट को बहुत सिस्टमैटिक तरीके से समझते हुए चलना, बिल्कुल जल्दबाजी मत करना और पॉइंट को ढंग से पूरा समझते हुए चलना। एक एक बात कि ये ऐसा है तो क्यों है, ताकि परीक्षा में कैसा भी सवाल आ जाए, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हमें दिक्कत नहीं हो। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं चाहूंगा आप सभी से, क्लास बिल्कुल इंटरेक्टिव होनी चाहिए। मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं, आप फटाक से उसका आंसर करेंगे। कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, कंफर्ट जोन में रहेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रश्न यहीं से उठता है कि हेनरी फयोल का जो सिद्धांत है उसे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्यों कहा जाता है? बहुत लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है। अच्छा, फयोल का जो सिद्धांत है उसे फ्योलिज्म के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में आप फ्योलिज्म कह सकते हैं हेनरी फयोल के जो सिद्धांत है, या फिर हेनरी फयोल का जितना भी मैनेजमेंट को लेकर काम है वो फ्योलिज्म के नाम से जाना जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट को क्लियर कर दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्यों कहा गया। देखो, कल की क्लास में हमने एक पॉइंट पे डिस्कशन किया था। कल की क्लास में हमने एक बहुत ही सुंदर से पॉइंट पे डिस्कशन किया था और वो डिस्कशन ये था कि सर, मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं।
क्या डिस्कशन था बेटा? मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? रीनो बेटा वेरी गुड आफ्टरनून। क्या डिस्कशन किया था हमने कि मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं? सर 3 लेवल होते हैं। याद है कुछ? सबसे पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और फिर लोअर लेवल। यही पढ़ा था हमने। ठीक है, बिल्कुल 3 लेवल होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने एक पॉइंट और पढ़ाया था आपको कि मैनेजमेंट में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे, है ना? जल्दी से बताना इसका आंसर। मैनेजमेंट में आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो आपको क्या नाम सुनाई देगा? हमने पिछली क्लास में बात की थी इस बिंदु पे। जैसे जैसे आप इन लेवल्स में ऊपर जाते जाएंगे तो एक टर्म हम यूज कर रहे थे पिछली क्लास में। जल्दी से बताओ भाई, कौन सी टर्म यूज करें? जैसे जैसे आप प्रबंधन के स्तरों में ऊपर की ओर जाने लगेंगे वैसे वैसे एक नाम सुनाई देने लगेगा और नाम है एडमिनिस्ट्रेशन। याद है क्या ये पॉइंट? जब हम मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे, है ना, तब एक पॉइंट आया था कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अलग है। तब हमने बात की थी कि इसके लिए दो मत चलते हैं। एक मत ये कहता है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरा मत ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट अलग अलग हैं। अब अलग अलग में भी दो मत चलते हैं। एक कहता है मैनेजमेंट बड़ा है, एडमिनिस्ट्रेशन छोटा है। एक कहता है एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा है, मैनेजमेंट छोटा है। और फाइनली हमने किसको माना था? हमने ये माना था कि जैसे जैसे मैनेजमेंट में आप ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन में आते जाते हैं। बोलो यस या नो, जल्दी से बता दो, क्या ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी? जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप किस तरफ आते जाएंगे? एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। बात ठीक है? अच्छा, तो अब यहां से सवाल ये उठता है कि इसमें हेनरी फ्योल का क्या लेना देना? लेवल ऑफ मैनेजमेंट से हेनरी फ्योल का क्या लेना देना? बेटा लेना देना है। हेनरी फ्योल ने जो मैनेजमेंट को समझा है ना, ध्यान से सुनना, हेनरी फ्योल ने जो मैनेजमेंट को समझाया है, या तो खुद समझा है या समझाया है, एक्सप्लेन किया है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से किया है? वो टॉप लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। ये लोअर लेवल की बात नहीं करते, ये बेटा किसकी बात करते हैं? टॉप लेवल की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, टॉप लेवल को आप क्या भी कहते हो? सर एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। सहमत हो इस बात से? एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन ही तो कहते हैं। इसी वजह से बेटा जी हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है उसे हम प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। बोलो जल्दी से थम्स अप कर दो अगर ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठा या नहीं बैठा। क्योंकि कई बार बच्चे रटते हैं, फ्योल्स एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट रटते हैं बहुत बार बच्चे, लेकिन मूल कारण तक नहीं पहुंचते। हमें मूल कारण तक पहुंचना है। तो जल्दी से अपना अपना रिस्पॉन्स दे दो भाई, क्या यहां तक का पॉइंट हेडिंग क्लियर है? ठीक है जी, चलो। तो इसी वजह से हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने टॉप लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझा और समझाया है, और उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। चलो, तो एक बड़ा मुद्दा हमारा यहां कंप्लीट होता है, ये कंफ्यूजन। अब दोबारा मत रखना इस कंफ्यूजन को, आगे बात करते हैं। अब देख लो भाई कौन है हेनरी फ्योल। ये जो व्यक्ति, ये हेनरी फ्योल है। ये जो सज्जन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये तस्वीर है हेनरी फ्योल की। ठीक है, हालांकि फोटो से हमें कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में फोटोज नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं सभी स्टूडेंट से एक गुजारिश करूंगा, मैं एक अलग से सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसमें अलग अलग जो मैनेजमेंट के थिंकर्स थे उनके ऊपर एक वीडियो बनेगा, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप पूरी फोटोज के साथ, पूरे एनिमेशन के साथ इसको देखिएगा, समझिएगा, पढ़िएगा, तो चीजें आपके दिमाग में जल्दी याद आने लगेंगी।
चलो खैर, ये हेनरी फ्योल है। अच्छा, हेनरी फ्योल के बारे में जो इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना बेटा, वो देखो कहां से आया था क्वेश्चन। इस बार जो अभी वर्तमान एग्जाम हुआ है कुछ टाइम पहले, उस एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था वो यहां से आया था। हेनरी फ्योल कहां से? आंसर है फ्रांस। हालांकि इनका जन्म, हेनरी फ्योल का जन्म जो है वो इस्तांबुल में हुआ, लेकिन ये मूलतः कहां के थे? ये मूलतः बेटा फ्रांस के थे। ये क्वेश्चन आया हुआ देखो। तो कितने छोटे छोटे डिटेल्स आपको समझने होंगे, तब जाकर आपका हेनरी फ्योल प्रॉपरली तैयार होगा। करें मैं शुरू? तो ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट, हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है, सामान्य प्रबंध का जनक कहा जाता है। और देखो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बहुत बार बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। सर फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है? सर फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कौन है? सर मैनेजमेंट गुरु कौन है? सर फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट कौन है? ऐसे कई सवाल आएंगे आपके दिमाग में। चिंता मत करना, उनकी पूरे की एक लिस्ट बनाएंगे और वो लिस्ट आपको मैं टेलीग्राम के माध्यम से भेजूंगा, या फिर आपके एप्लीकेशन पे डायरेक्टली जो फ्री नोट्स अवेलेबल हैं वहां मिल जाएंगे, लेकिन तैयार करेंगे इनको। ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, सामान्य प्रबंध के जनक कौन? हेनरी फ्योल। अगर कोई आपसे पूछ ले कि सामान्य प्रबंध का जनक कौन है, आप आंसर करेंगे सर हेनरी फ्योल है। अगर आपसे कोई पूछ ले, जल्दी से आंसर करना, हालांकि अभी मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूं इसका आंसर, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? जल्दी से आंसर करो भाई। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता आप किसको मानते हो? सामान्य प्रबंध के जन्मदाता तो हमने हेनरी फ्योल को ले लिया, वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता कौन है? देखो मैंने पूरी स्क्रीन छोड़ रखी है। निशा कह रही है सर FW टेलर, बिल्कुल ठीक बात। पूरी स्क्रीन मैंने छोड़ रखी है, इसलिए छोड़ रखी है ताकि आप नोट करते चलें साथ में। सुनीता बेटा टेलर, बिल्कुल ठीक बात है। FW टेलर को माना जाता है वैज्ञानिक प्रबंध का जन्मदाता। तो सामान्य प्रबंध का जनक किसे माना जाता है? सर हेनरी फ्योल को माना जाता है। हो गया एक पॉइंट क्लियर। दूसरा देखो, ये मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, ये आपको याद नहीं करना, इतना भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। बन जाए तो भाई देखो हमारी किस्मत खराब, लेकिन इतना भी कोई एग्जामिनर कौन बनाएगा ऐसा क्वेश्चन कि इनका जन्म कब हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी। केवल नोट करना है, ज्यादा सीरियसली मत लेना इसको, केवल नोट कर लो, बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना कि जन्म 29 जुलाई 1841 और मृत्यु 19 नवंबर 1925। मैं ये नहीं कहूंगा कि इग्नोर करो इस फैक्ट को, लेकिन ठीक है, केवल और केवल नोट कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। कभी ना कभी जब खाली बैठे हो तो करते रहते हो ना, बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, तो ये चीजें पढ़ने लग जाया करो। अच्छा, नागरिक कहां के थे जी? तो फ्रांस के थे। कहां के नागरिक? फ्रांस के नागरिक। आगे बात करते हैं, पेशा क्या था इनका? पेशा था खनन इंजीनियर, फ्रांसीसी प्रबंध विषय के सिद्धांतकार। ये बेसिकली क्या थे बेटा? इंजीनियर थे। हेनरी फ्योल बेसिकली क्या थे? इंजीनियर थे। जल्दी से नोट कर लो भाई इस पॉइंट को, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है? तो हेनरी फ्योल पेशे से एक इंजीनियर थे और फ्रांस में प्रबंध विषय के सिद्धांतकार भी थे। चलो भाई, यहां तक का पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद एक बात समझ में आई है कि बच्चे बहुत बार कंफ्यूजन में रह जाते हैं, बोलते नहीं है। तुम सबसे यही निवेदन है, बोला करो। कमेंट सेक्शन क्यों दे रखा है? कमेंट किया करो। जिस कंफ्यूजन की मैं बात कर रहा था उस कंफ्यूजन को ध्यान से सुनो।
कंफ्यूजन ये है बेटा, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन अलग है, मैनेजमेंट यानी प्रबंधन अलग है। बहुत बार ऐसी परिभाषाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दी गई हैं, और हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने किसी साथी से या YouTube के किसी चैनल से या किसी और सोर्सेस से उसे सुन लेते हैं और हमें लगता है साहब गड़बड़ हो गई ये तो। बेटा जब भी किसी परिभाषा को देखो, जब भी किसी सूचना को देखो, समझना कि क्या वो सूचना मैनेजमेंट के लिए है या वो सूचना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। अब चूंकि हेनरी फ्योल जो हैं, इनका रोल एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत ज्यादा है, तो इन बारीकियों को समझना। तो जब भी ऐसा कोई कंफ्यूजन आए, आपको लगे कि नहीं सर आपने तो मैनेजमेंट के बारे में ये बताया है, यहां देखो ये लिखा हुआ है, तो बेटा उस वाक्य को पूरा पढ़ना, वहां मैनेजमेंट नहीं एडमिनिस्ट्रेशन लिखा मिलेगा। ठीक है? और फिर भी कोई तकलीफ हो, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप तुरंत मैसेज करें। कंफ्यूजन को एक दिन से ज्यादा कभी मत रखना। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो आपको नोट करना ही करना पड़ेगा, इसमें कोई किंतु परंतु बंधु नहीं है, इंपॉर्टेंट है, नोट करना ही है। द बुक पब्लिश्ड इन फ्रेंच, ध्यान से सुनना, कौन सी भाषा में? फ्रेंच भाषा में। ये 2 बार आएगा ये नाम, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप बहुत ध्यान से सुने। हेनरी फ्योल ने 14 सिद्धांतों पर सन 1916 में, कब की बात है? ये जो आप 14 सिद्धांत ये रटते रहते हैं ना, है जी, तो इन 14 सिद्धांतों पर सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये नोट करना, चूंकि हेनरी फ्योल कहां के थे? फ्रांस के थे, तो कौन सी भाषा में किताब लिखेंगे? ऑब्वियसली फ्रांसीसी भाषा में लिखेंगे। ठीक है? हेनरी फ्योल कोई हमारे जैसे थोड़ी थे जिन्हें अपनी मातृभाषा पे शर्म आती रही हो। फ्रांसीसी थे, फ्रांसीसी भाषा में लिखा। 14 सिद्धांतों पर सन 1916, सन याद रखना कब? 1916। और कौन सी भाषा? फ्रेंच भाषा। भाषा कौन सी बेटा? फ्रेंच भाषा। अच्छा, किताब का नाम क्या? सुनो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, किताब का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। इस किताब के नाम में बिल्कुल गड़बड़ मत करना। किताब का नाम है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले। अब ये मत कहना सर स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है आपने किताब के नाम पे, ये कैसा अजीब सा नाम हुआ। बेटा स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रखी, फ्रांसीसी भाषा में यही नाम है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले। अच्छा कब की बात है? 1916 की बात है जी। और किस पे थी? 14 सिद्धांतों पे थी जी। जो आप हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत पढ़ते हैं ना, ये कहां से मिलते हैं आपको? ये हेनरी फ्योल की किताब है, सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी, इंडस्ट्रियले, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले। बाद में this book has been translated into English under the title of the book General and Industrial Management, published in 1949। और बाद में क्या हुआ? 1949 में। कब की बात है दोस्तों? 1949 की बात है, 1949 की बात है। 1949 में यही सेम किताब अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट की गई, और नाम क्या पड़ा? नाम पड़ा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। तो बेटा ये 2 अलग अलग किताबें नहीं है, ये एक ही किताब है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले। ये लिखी गई थी कब? 1916 में। कब लिखी गई साहब? 1916 में। अच्छा कौन सी भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फ्रांसीसी भाषा में। कई कई जगह देखो बेटा, यहाँ किताब के लिए 1914 का उल्लेख भी मिलता है, ये भी ध्यान रखना, तो वो भी मैं आपको थोड़ा साथ में मेंशन करा दूं। कई कई जगह यहाँ किताब के लिए 1914 का उल्लेख भी मिलता है।
मैं जहां जहां डाउट्स होंगे वो भी साथ में क्लियर कराता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो 1916 में कौन सी फ्रांसीसी भाषा में, और बाद में ट्रांसलेट कब किया गया, 1949 में। कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। कौन सी भाषा, अंग्रेजी भाषा। ठीक है भाई, जल्दी से किताब का नाम नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक का पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आता है, हेनरी फ्योल के बारे में एक बात बड़ी फेमस है, और वो बिंदु ये है कि प्रबंधन के कार्य सबसे पहले बताने वाला कोई सज्जन था, तो कौन था, हेनरी फ्योल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। लेकिन आजकल जो हम मैनेजमेंट के फंक्शंस पढ़ते हैं वो अलग हैं, हेनरी फ्योल ने जो फंक्शंस दिए थे वो अलग हैं। तो कंफ्यूज्ड मत होना, कहीं ये 6 फंक्शंस पढ़ के बोलो सर ये तो सुने सुने नहीं लग रहे, हम तो दूसरे फंक्शन पढ़ते हैं। बिल्कुल दूसरे पढ़ते हैं, आजकल दूसरे फंक्शंस पढ़े जाते हैं। मूल रूप से हेनरी फ्योल ने सबसे पहले कुछ फंक्शंस बताए थे, ये देखना इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। हेनरी फ्योल फर्स्ट डिस्क्राइब द functions of management such as planning, organizing, controlling, regulating and coordinating. हेनरी फ्योल के द्वारा ही सर्वप्रथम प्रबंधन के कार्यों को वर्णित किया गया, जैसे योजना बनाना, संगठन करना, नियंत्रण करना, नियमन करना व समन्वय करना। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैनेजमेंट के जो फंक्शंस बताए हैं वो किसने बताए हैं, हेनरी फ्योल ने ही बताए हैं। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट नोट और लिखवाऊंगा। लिख लिया भाई। अब सुनो, अब यहां एक बड़ी दिलचस्प बात आती है, ध्यान से सुनना। एक शब्द आता है POCCC। कौन सा शब्द आता है बेटा, POCCC। अब आप कहेंगे सर ये POCCC क्या है, ये तो हमें नहीं सुना कभी। तो देखो, P का मतलब होता है प्लानिंग। P का मतलब क्या होता है, प्लानिंग। O का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। एक एक को समझेंगे ढंग से। P का मतलब क्या है, प्लानिंग। O का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। C का मतलब क्या है, कंट्रोलिंग। C का मतलब क्या है बेटा, कंट्रोलिंग। अब आप कहेंगे सर यहां तो आर आ गया। तो देखो, रेगुलेटिंग को हम कमांडिंग भी कहते हैं, रेगुलेटिंग को हम क्या भी कहते हैं, कमांडिंग, कमांड देते ना। रेगुलेटिंग को हम कमांडिंग भी कहते हैं। और फिर तीसरा सी क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से क्या बनता है, POCCC बनता है। ध्यान से सुनना, P मतलब प्लानिंग, क्लियर है यहां तक। O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, ये पॉइंट क्लियर है। C मतलब कंट्रोलिंग,
सी मतलब रेगुलेटिंग की जगह आप कमांडिंग ले सकते हैं, और सी मतलब कोऑर्डिनेटिंग ले सकते हैं। यानी ये जो POCCC वाला टर्म है, ये टर्म सबसे पहले देने वाले कौन? हेनरी फ्योल। यानी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस हैं वो सबसे पहले किसने बताए? हेनरी फ्योल ने बताए। ठीक है, इस POCCC को नोट करो। देखो मैं आपको फुल फॉर्म लिख देता हूं यहाँ पे ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं। पी का मतलब क्या हो गया बेटा? पी का मतलब प्लानिंग हो गया। ओ का मतलब क्या हो गया? ओ को मैं नीचे लिख रहा हूं, ध्यान देना। ओ का मतलब क्या हो गया? ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग। अच्छा, इस वाले सी का मतलब क्या हो गया? देखो ये जो ये वाला सी, इसका मतलब हो गया कंट्रोलिंग। इस वाले सी का मतलब क्या हो गया? इस वाले सी का मतलब हो गया बेटा कंट्रोलिंग। और लास्ट वाले सी का मतलब क्या हो गया? देखो लास्ट वाले सी का मतलब, लास्ट वाले सी का मतलब हो गया कोऑर्डिनेटिंग। तो जल्दी से नोट कर लो इसको, POCCC बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करना। इस P का मतलब हो गया प्लानिंग, इस O का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजिंग, इस C का मतलब हो गया कंट्रोलिंग, इस C का मतलब हो गया कमांडिंग, और इस C का मतलब हो गया कोऑर्डिनेटिंग। जल्दी से बना लो इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। ये मैंने आपको दो तरीकों से इसलिए बताया है, इसके पीछे का लॉजिक भी सुनना। बहुत बार अगर ऑप्शन में रेगुलेटिंग लिखा हुआ आ जाए तो घबराना मत, आप उसको भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है ये? चलो, आपको अगर ज्यादा ऐसे परेशानी हो तो एक काम करो, इस रेगुलेटिंग को काट ही दो यहां से, वरना तुम परेशान हो जाओगे बिना मतलब के। ये लिख लो बस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कोऑर्डिनेटिंग। बोलो ये पॉइंट क्लियर है? हेनरी फ्योल वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शंस बताए। कितने फंक्शंस बताए सर? 5 फंक्शंस बताए। कौन से फंक्शंस? ये बताए, POCCC। बोले भाई आगे बढ़े, क्लियर है पॉइंट? POCCC नोट कर लिया? इंग्लिश में ही नोट करना। ठीक है, चले आगे। चलिए तो आगे बात करते हैं। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है। इसी वजह से यही कारण है कि हेनरी फ्योल को बेटा फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो हेनरी फ्योल को हमने फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कह दिया। अब एक छोटी सी हेडिंग डालो, बुक्स बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? हेनरी फ्योल ने कौन सी किताबें लिखी हैं? एक छोटी सी हेडिंग डालिए, बुक्स बाय हेनरी फ्योल। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन हेनरी फ्योल ने जो बुक्स लिखी हैं उनको समझते हैं। देखो, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियले एट जनरले, ये बताओ कौन सी भाषा में लिखी हुई थी? फ्रेंच भाषा में। जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये कौन सी भाषा में? इसी का अनुवाद था इंग्लिश में। बेटा जी आप सभी से एक निवेदन है मेरा,
कि किताबों के नाम आप ऐसे ही लिखेंगे। किताबों के नाम के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की अंग्रेजी हम माफ कीजिएगा, हिंदी हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि किताबों के नाम जैसे हैं जस के तस आपके एग्जाम में आएंगे। तो ध्यान रखना, किताबों के नाम आपको ऐसे ही लिखने हैं। ये दो तो एक ही, ये तो फ्रेंच भाषा में थी, फिर ये उसका इंग्लिश अनुवाद हुआ। डिस्कोर्स ऑन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, the reforms of the public service, the theory of administration in the स्टेट। बेसिकली मैंने आपको पहले कहा था, हेनरी फ्योल एक मैनेजर के साथ साथ एक एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, इसलिए इनकी ज्यादातर किताबें आपको ऐसी ही देखने को मिलेंगी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन दोनों को तो आप एक साथ नोट कर सकते हैं, ये दोनों तो एक साथ चली जाएंगी, ये तो है ही एक, पहले फ्रेंच भाषा में लिखी थी, फिर इंग्लिश में हो गई। तो कुल मिलाकर 4 किताबों के आपको नाम नोट करने हैं। जल्दी से नोट कर लो भाई, ज्यादा किताबें नहीं है, 4 ही किताबें। चलो भाई, नोट हो गए नाम, चारों किताबें क्लियर हैं बिल्कुल, डन। चलो डन, तो अब आगे चलते हैं। पहली किताब तो आपको अच्छे से पता है ही, दूसरी है डिस्कोर्स ऑफ द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरी है द रिफॉर्म ऑफ द पब्लिक सर्विस, और चौथी है द थियोरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट। चलिए जी आगे बात करते हैं। His contributions are generally termed as administrative management। अभी थोड़ी देर पहले तो आपको बताया था मैंने कि हेनरी फ्योल का जो कंट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनना, हेनरी फ्योल का जो कंट्रीब्यूशन है बेटा, वो किस नाम से जाना जाता है? वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, यानी कि किस नाम से? प्रशासनिक प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। हेनरी फ्योल ने जो सिद्धांत दिए हैं, हेनरी फ्योल ने जो योगदान दिए हैं, उन योगदानों को, उन सिद्धांतों को हम किस नाम से जानते हैं? उन्हें हम जानते हैं प्रशासनिक प्रबंधन के नाम से। लेकिन अब सवाल ये आता कि क्यों जानते हैं? तो हालांकि इसको लेकर हमने जब क्लास स्टार्ट की थी तभी पूरा डिस्कशन कर लिया था। तो अब एक औपचारिकता है, आप लिख सकते हैं, फ्योल ने किसी संगठन के प्रबंधन की समस्याओं को शीर्ष प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा था। Fyoll looked at the problems of a managing or organization from the top management point of view। और इसीलिए मैंने कहा था, ऊपर ही ऊपर टॉप, फिर मिडिल और फिर लोअर, और जैसे जैसे आप टॉप पर पहुंचते जाते हैं वैसे वैसे आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ पहुंचते जाते हैं। और इसी की बात हेनरी फ्योल ने की थी, और इसी वजह से इसको हम प्रशासनिक प्रबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है भाई, फ्योल ने किसी संगठन के प्रबंधन की समस्याओं को शीर्ष प्रबंधन के दृष्टिकोण से देखा। किस दृष्टिकोण से देखा? शीर्ष प्रबंधन के दृष्टिकोण से। ये पॉइंट क्लियर है क्या कि इन्हें प्रशासनिक प्रबंधन कहा जाता है? बोलो भाई, क्लियर है पॉइंट? प्रशासनिक प्रबंधन। चलो तो फिर आगे बात करते हैं। He has used the term एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये ध्यान रखना, हेनरी फ्योल ने मैनेजमेंट की जगह कौन सा शब्द यूज में लिया? एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यूज में लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मैनेजमेंट की जगह एडमिनिस्ट्रेशन शब्द यूज करने वाले निम्न में से कौन है? और जैसे ही आपको एडमिनिस्ट्रेशन सुनाई देगा, आपके दिमाग में तुरंत कौन आएंगे? हेनरी फ्योल आ जाने चाहिए। तो हेनरी फ्योल ही दोस्तों वो शख्सियत है जिन्होंने मैनेजमेंट की जगह एडमिनिस्ट्रेशन शब्द को काम में लिया था। उन्होंने प्रबंधन के साथ प्रशासन शब्द का प्रयोग इस बात पर बल देते हुए किया है कि प्रशासन के विज्ञान में एकता है। बोले मैनेजमेंट में कोई खास एकता नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज्यादा सही है, क्योंकि टॉप लेवल से हम चीजों को देखना चाहते हैं। चलो भाई, यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ। फॉर हिम एडमिनिस्ट्रेशन वॉज अ कॉमन एक्टिविटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्ट्राइन वॉज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान रखना। हेनरी फ्योल ही वो व्यक्ति
व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि जो प्रशासन के सिद्धांत हैं या जो प्रबंधन के सिद्धांत हैं वो सार्वभौमिक हैं। याद करो कल जब हमने विशेषताएं पढ़ी थी तो विशेषता नंबर 1 पढ़ी थी हमने, याद है? प्रबंधन के सिद्धांतों की पहली विशेषता कि ये सार्वभौमिक है, और ये कहने वाले कौन थे? हेनरी फ्योल थे। ठीक है, चलो ऐतिहासिक प्रबंध का सिद्धांत भी दोस्तों, ऐतिहासिक ये अलग से लिखवा रहा हूं मैं ना, ऐतिहासिक प्रबंध का सिद्धांत ये भी किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। ऐतिहासिक प्रबंध का सिद्धांत नोट कर लो, हेनरी फ्योल। मैं हट जाता हूं साइड में भी, चिंता मत करो। ऐतिहासिक प्रबंध का सिद्धांत, और ये सिद्धांत भी किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने दिया था। ठीक, हाँ, हेनरी फ्योल के साथ आप एक नाम लिखना चाहें तो इनका भी लिख सकते हैं, पीटर ड्रकर, ये ऐसे लिख सकते हैं। ऐतिहासिक प्रबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फ्योल ने और पीटर ड्रकर ने दिया था। ये साथ में एक फुटनोट कहीं पे नोट कर लेना, अलग से लिखवाया मैंने। और जो प्रबंधन की सार्वभौमिकता है उसको किसने एक्सप्लेन किया? हेनरी फ्योल ने एक्सप्लेन किया। ऐतिहासिक प्रबंधन का सिद्धांत हेनरी फ्योल व पीटर ड्रकर। अच्छा, एक और पॉइंट लिख लो, एक और पॉइंट लिख लो। प्रबंधन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। किसने किया? ये भी हेनरी फ्योल ने किया। कि प्रबंधन को किस रूप में परिभाषित किया? तो बेटा प्रबंधन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, एग्जाम में बिल्कुल सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। ठीक है भाई, तो प्रबंधन को प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। देखो, प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने वाणिज्य, उद्योग, धर्म, परोपकार और राज्य को समान स्तर पे रखा है। ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड किया है, हालांकि इसका मैनेजमेंट से तो डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे हेनरी फ्योल ने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें भी खूब काम किया है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई हेनरी फ्योल के बारे में एक छोटी सी बात जान लेते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने वाणिज्य, उद्योग, धर्म, परोपकार और राज्य को क्या रखा है? समान स्तर पे रखा है। नोट कर लो भाई जल्दी से। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टि से उन्होंने वाणिज्य, उद्योग, धर्म, परोपकार और राज्य को समान स्तर पर रखा। हो गया भाई नोट? चलिए, अगर नोट हो गया तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़े से पॉइंट्स और देखते हैं इनके बारे में। चले, हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया, एक बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। मैंने कल परसों आपको जब प्रबंध के सिद्धांत पढ़ाए थे, माने सिद्धांत तो अब शुरू करेंगे, लेकिन जब इनकी डेफिनेशंस वगैरह हम देख रहे थे, जब इनकी विशेषताएं हम देख रहे थे, तो हमने एक
वर्ड यूज किया था कि प्रबंध के सिद्धांत जो हैं वो कैसे होते हैं बेटा, लचीले होते हैं, यानी रिजिड नहीं होते। मैंने बात कही थी, आप लोगों से डिस्कशन हुआ था अपना इस बिंदु पे कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं दे आर नॉट रिजिड, कि अगर ये लागू है तो यही होना चाहिए, अगर ये है तो ये ऐसा ही होना चाहिए। दे आर नॉट रिजिड, वो परिस्थितियों के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। तो यही बात हेनरी फ्योल कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हालांकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रबंध के सिद्धांत लचीले हैं और निरपेक्ष नहीं हैं और बदलते और विशेष परिस्थितियों के बावजूद प्रयोग करने योग्य हैं। उन्होंने किस बात पर जोर दिया है? उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रबंधन के सिद्धांत लचीले हैं। कैसे हैं बेटा? लचीले, फ्लेक्सिबल हैं। क्या मतलब है फ्लेक्सिबल का? फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि जैसी जैसी परिस्थिति आती जाए वैसे वैसे सिद्धांतों को हम यूज करते जाएं, फ्लेक्सिबल होते हैं। नोट कर लो जल्दी से। सिर्फ जो मैंने अंडरलाइन किया है उतना ही नोट करना। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि प्रबंधन के सिद्धांत लचीले होते हैं। बस इतना भी लिख लोगे सफिशिएंट है, काम चल जाएगा आपका अच्छा खासा। चलो आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं। फ्योल ने पाया कि एक औद्योगिक संगठन की गतिविधियों को 6 समूह में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लेना। देखो फ्योल ने क्या कहा कि सर किसी भी उद्योग में, कोई बिजनेस कह लो, उद्योग कह लो, कुछ भी कह लो, फैक्ट्री कह लो, आपका मन करे तो फैक्ट्री कह लो, कंपनी कह लो, जैसा भी मन करे, इसके 6 काम होते हैं। 6 अलग अलग काम होते हैं। ये 6 अलग अलग काम फ्योल ने ही बताए हैं। इनमें से शुरू के 5 काम तो बड़े फेमस हैं, लेकिन लास्ट वाला जो काम है उस पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, जिस पे ध्यान दिया किसने? हेनरी फ्योल ने। तो ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। इन्होंने क्या कहा? फ्योल ने पाया कि एक औद्योगिक संगठन की गतिविधियों को 6 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। कितने समूहों में? 6 समूहों में। तो ये ध्यान रखना, कितने समूहों में? 6 समूहों में। कितने समूह बनेंगे बेटा? 6 समूह बनेंगे। बोलो क्लियर है? 6 समूह बनेंगे। कौन से सुनो ध्यान से। सबसे पहला होगा तकनीकी कार्य, टेक्निकल, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन यानी उत्पादन से संबंधित। दूसरा होगा कमर्शियल यानी वाणिज्यिक कार्य, खरीद बिक्री और विनिमय। देखो टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन कैसे करना है, प्रोडक्शन में कौन से टेक्नोलॉजी यूज करनी है, ये किस में आएगा? टेक्निकल में आएगा। अच्छा, खरीदना बेचना ये सब किस में आएगा? कॉमर्शियल वाणिज्यिक में आएगा। लिखते चलो इसको, है ना। टोटल कितने लिखने हमको? 6 समूह लिखने। इन्होंने 6 भागों में बांटा है, 6 समूहों में बांटा है। लिखते चलो वन बाय वन। ठीक है, टेक्निकल, रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, कमर्शियल, बाइंग सेलिंग एंड एक्सचेंज। और तीसरे नंबर का क्या बताया है? फिनेंशियल। फिनेंशियल यानी वित्तीय, पूंजी की खोज और उसका इष्टतम उपयोग। ठीक है, तो तीसरे नंबर का बताया है फंक्शन इन्होंने फिनेंशियल। फिनेंशियल यानी वित्तीय। देखो बेटा कमर्शियल में केवल क्रय और विक्रय आता है, फिनेंशियल में पैसा कहां से आएगा इस पर बल दिया जाता है। अगला इन्होंने बताया क्या? सिक्योरिटी यानी सुरक्षा, संपत्ति और व्यक्ति की सुरक्षा। क्या बताई है? सिक्योरिटी, संपत्ति और व्यक्ति की सुरक्षा। कौन से नंबर का फंक्शन है? चौथे नंबर का फंक्शन है। सिक्योरिटी, संपत्ति और यानी हमारे पास जो प्रॉपर्टी है उसकी सुरक्षा। जल्दी से नोट डाउन कर लो। फिनेंशियल हो गया सर्च फॉर कैपिटल एंड इट्स ऑप्टिमम यूज, सिक्योरिटी हो गया प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन।
पांचवें नंबर का क्या बताया है? पांचवें नंबर का बताया बेटा अकाउंटिंग, लेखांकन, सांख्यिकी सहित, इसमें स्टैटिस्टिक्स भी इंक्लूडेड है। और छठा बताया है इन्होंने, क्या बताया है? छठा बताया है मैनेजरियल। देखो वो जो हमने पीओसीसीसी पढ़े थे ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, बिल्कुल वही पीओसीसीसी है। जल्दी से लिख लो। छठा फंक्शन जो बताया इन्होंने, क्या बताया? मैनेजरियल फंक्शन बताए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, पीओसीसीसी, पीओसीसी। ठीक है भाई, चलिए अगर ये पॉइंट नोट हो गया तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हेनरी, ये नहीं लिखना आपको, ये केवल समझना है। हेनरी फ्योल ने बताया कि पहले से लेकर पांचवें फंक्शन तक तो सब बात करते हैं, लेकिन जो सिक्स्थ नंबर का फंक्शन है दैट इज मैनेजरियल। ये जो फंक्शन है इसको लेकर कोई बात नहीं करता, इसी वजह से हेनरी फ्योल ने बेटा इस फंक्शन पे फोकस किया है। देखो ये बताते हुए कि ये गतिविधियां हर आकार के व्यवसाय में मौजूद हैं, फ्योल ने देखा कि पहले 5 प्रसिद्ध थे, फलस्वरूप उन्होंने अपनी पुस्तक का अधिकांश भाग छठवें यानी प्रबंधकीय गतिविधियों का विश्लेषण करने के लिए समर्पित किया। तो कोई खास लिखने का आपके लिए पॉइंट नहीं। ये सुनो ध्यान से, फ्योल का जो पूरा सिद्धांत है ना बेटा, उसे हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। मैनेजरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। बस ये वही पॉइंट है जहां से बच्चे बिखर जाते हैं, जहां से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हेनरी फ्योल को कंप्लीट करें तो करें किस तरीके से, समझ में नहीं आ रहा, कभी ये पढ़ लिया कभी ये पढ़ लिया। चिंता मत करो, हेनरी फ्योल पढ़ना है ना, बेसिक जानकारी तो मिल गई, इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी, ये व्यक्ति कैसे थे, पर्सनल कैसे थे, ये तो मिल गई। अब सिद्धांत कैसे पढ़ना है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला निकाला है बेटा, इसको 3 भागों में तोड़ लो। ये तीनों भाग आपके जब कंप्लीट हो जाएंगे, आप ये मान के चलो हेनरी फ्योल का जो सिद्धांत है वो पूरा हो गया। तीनों भाग कैसे? सबसे पहले भाग में हम पढ़ेंगे मैनेजरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग, जो कि हम आज कंप्लीट करेंगे। दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम कल कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ तीसरे भाग में हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट, इसको भी इसके साथ कल ही कंप्लीट किया जाएगा। तो जल्दी से इन तीनों ग्रुप्स के नाम नोट कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं अटक जाओ कि सर अटक गए, समझ में नहीं आ रहा, तो ये 3 भागों में बांट लेना। फ्योल ने प्रबंधन के अध्ययन के अपने दृष्टिकोण को 3 भागों में विभाजित किया है: प्रबंधकीय गुण और प्रशिक्षण, प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत और प्रबंधन के तत्व। चलो, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। तो सबसे पहली हेडिंग पे आ जाओ। अब बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसमें से मुझे नहीं लगता क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि बहुत आसान बहुत सरल पार्ट है। लेकिन फिर भी लिखना, पढ़ना, याद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व है। परीक्षा में क्या पता कैसा कोई क्वेश्चन हमसे टकरा जाए। तो भाई देखो, सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालोगे? सबसे पहले डालोगे मैनेजरियल क्वालिटीज एंड ट्रेनिंग। कौन सी हेडिंग रहेगी बेटा? प्रबंधकीय गुण और प्रशिक्षण। चलो जल्दी से डाल लो। इसमें हमें प्रबंधक के गुण देखने हैं कि एक अच्छे मैनेजर में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं, समझते हैं। ध्यान से सुनना। इन्होंने कितने प्रकार के गुण बताए हैं? 6 प्रकार के गुण बताए हैं। कितने प्रकार के गुण बताए हैं? 6 प्रकार के गुण बताए हैं। और यह भी इंपॉर्टेंट है कि फ्योल वॉज द फर्स्ट पर्सन
टू आइडेंटिफाई द क्वालिटीज रिक्वायर्ड इन अ मैनेजर। यानी फ्योल वो पहले व्यक्ति थे बेटा, फ्योल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मैनेजर में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए ये बताया था। इंपॉर्टेंट है, एक प्रबंधक में आवश्यक गुणों की पहचान करने वाला फ्योल पहला व्यक्ति था। उनके अनुसार एक प्रबंधक को 6 प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। जल्दी से नोट कर लो। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से चलना, ध्यान से समझना। एक प्रबंधक में आवश्यक गुणों की पहचान करने वाला फ्योल पहला व्यक्ति था। उनके अनुसार एक प्रबंधक को 6 प्रकार के गुणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपने लिख लिया होगा इतना। अब बात करते हैं ये गुण कौन कौन से हैं, सुनो ध्यान से। अगर इन गुणों की बात करें तो सबसे पहले उसमें फिजिकल यानी शारीरिक गुण होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए। अरे कोई दुबला पतला सा, कोई बिल्कुल कमजोर सा जिसके शरीर में कोई ताकत नहीं है, वो क्या मैनेजमेंट करेगा? आप में खुद में भी तो ताकत होनी चाहिए। तो पहला गुण है फिजिकल। दूसरा है बेटा मेंटल यानी मानसिक गुण, समझने और सीखने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने और मानसिक शक्ति की क्षमता होनी चाहिए। तो पहला गुण आता है उसमें अंदर शारीरिक गुण होना चाहिए, शारीरिक गुण यानी ताकत, स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है मेंटल, मेंटल यानी क्या हो गया, मानसिक गुण होना चाहिए। तीसरा है मोरल, मोरल यानी क्या हो गया, नैतिक गुण होना चाहिए। ऊर्जा, दृढ़ता, पहल, वफादारी, चातुर्य और गरिमा उसमें होनी चाहिए। एनर्जी, फर्मनेस, इनिशिएटिव, लॉयल्टी, टैक्ट एंड डिग्निटी। तो देखो फिजिकल, फिजिकल के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कौन सा आ गया, मोरल। तो ये मोराल तक तो हमने 3 कर ली, अब 3 और कर लेंगे। आप केवल नाम भी लिख लोगे ना, फिजिकल, शारीरिक, मेंटल, मानसिक, मोराल और नैतिक, चल जाएगा काम। जल्दी से लिख लो भाई इसके, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है पॉइंट? चलो, अगर यहां तक पॉइंट क्लियर है तो अब आगे बात करते हैं। अगला गुण उसमें होना चाहिए बेटा एजुकेशनल, शिक्षा का गुण होना चाहिए, मतलब पढ़ा लिखा होना चाहिए, सामान्य ज्ञान होना चाहिए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए। टेक्निकल यानी तकनीकी गुण उसमें होना चाहिए कि कोई मशीन कैसे फंक्शन करती है, यानी उसको कोई बेवकूफ ना बना दे। जैसे एक बड़ा चुटकुला चलता है, हालांकि मेरा किया हुआ नहीं है, चुटकुला है, मैं तो जोक बता रहा हूँ आपको। एक बार एक दादी होती, तो पोता जो है दादी के फोन की ब्राइटनेस को कम कर देता है। अब दादी को दिखे नहीं कुछ फोन में, तो दादी कह रही है पोते के पास आते, बोले मन ने तो सूझ को न्या, मेरे को कुछ दिखता नहीं इस फोन में। तो पोता कहता है कि दादी आपके फोन का ना बल्ब खराब हो गया है, 2,000 रुपये लगेंगे, बल्ब चेंज करवाना पड़ेगा। दादी कहे भाई ठीक है, 2,000 रुपये ले जा, बल्ब चेंज करवा ले। पोता गया बाजार में, ब्राइटनेस बढ़ा के वापस आ गया, 2,000 रुपये रख ली। अब अगर दादी को पता होती है चीजें तो क्या 2,000 रुपये वो देती क्या? नहीं। तो ऐसे ही जो मैनेजर होता है उसे टेक्निकल ज्ञान होना चाहिए। अगर टेक्निकल ज्ञान नहीं होगा तो जो कर्मचारी हैं वो आसानी से उसको क्या बना देंगे, बेवकूफ बना देंगे। इसके अलावा क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस अराइजिंग फ्रॉम द वर्क, जैसे जैसे वो काम करेगा वैसे वैसे एक्सपीरियंस भी आता जाएगा। बोलो भाई, यहां तक का पार्ट क्लियर है? एक बार जल्दी से अपने अपने आंसर्स कर दीजिए, कमेंट सेक्शन खुला है आप सभी का। यहां तक के पॉइंट्स में कोई डाउट है क्या? अगर यहां तक के पॉइंट्स क्लियर हैं तो ही फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, आगे अभी शुरू नहीं कर रहे, अगला पार्ट हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। कल की क्लास में हेनरी फ्योल आपके कंप्लीट हो जाएंगे, कल की क्लास में हेनरी फ्योल का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम FW टेलर से शुरू करेंगे। तो चलिए भाई, यहां तक का पॉइंट सबको क्लियर है? ठीक है बेटा जी, ओके। चलो, क्या हुआ बेटा, कहाँ अटक गए? अच्छा ठीक है, हो गया, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज इतना ही रखेंगे,
बाकी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। अभी हमारे हेनरी फ्यूल बचे हुए हैं, ठीक है। और साथ के साथ तुम नोट्स भी बनाया करो, है ना। चलो भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कल मिलते हैं। थैंक यू बेटा।